हेलो गाइस, वेलकम टू पीओ भैया। आज से जैसे कि थंबनेल में आपने देखा, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 30 डेज बैंकिंग सीरीज़। एंड स्पेशली 30 डेज में हम कंप्लीट बैंकिंग करेंगे। आई मीन इट गाइस, कंप्लीट। आईबीपीएस, आरआरबी, क्लर्क लेवल का हो, क्लर्क से लेके एसबीआई पीओ मेंस लेवल तक, जो भी बैंकिंग, जितनी भी डीपली बैंकिंग के बारे में पूछा जाता है वो हम इस वीडियो सीरीज़ में कवर करेंगे। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंक्स। सो या फर्स्ट बैंक इन इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1770 में। सेकंड बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786। पहले कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, जैसे कि आज आरबीआई रूल्स बनाती है बैंक्स को। न्यू बैंक्स अगर बन रहा है तो उसके लिए क्या उसको कैपिटल चाहिए, ऐसा वैसा कोई रूल नहीं था। इन दोनों को मैनेज किया जाता था अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा, जो कि यूरोपियन थी ऑब्वियसली। एंड उस टाइम जिसके भी पास पैसे ज़्यादा होते थे वो बैंक खोल के बैठ जाता था, भले ही वो एक बंदा हो, भले ही वो ज़्यादा हो। यानी ये बैंक प्राइवेट बैंक थे, जिसको कि बताने वाली बात ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, कभी कन्फ्यूज़न ना हो। ये बिल्कुल प्राइवेट बैंक थे एंड इनका मेन मोटिव होता था जनता को तंग करना। एक्चुअली तंग करना मतलब उनके पैसे स्कैम करना। ओके, स्कैम इज़ राइट वर्ड फॉर दिस। एंड जब लोग थोड़े अवेयर हुए, उसके बाद लोगों ने खुद ने पैसे लगाने चालू किए। जैसे कि आज स्टॉक होता है, ओल्डेस्ट ओल्डेस्ट वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, फर्स्ट भी कह सकते हैं, लेकिन इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक जॉइंट स्टॉक बैंक, जिसमें कि एक से ज़्यादा पार्टनर्स थे, उन्होंने मिलके बनाया इलाहाबाद बैंक, जो कि इस्टेब्लिशमेंट डेट 1865 थी। जिसके बाद क्या हुआ, इंडियन पीपल को भी ये कमी महसूस होने लगी कि हमें भी बैंक की ज़रूरत है। जिसके बाद फर्स्ट इंडियन बैंक सामने आया, जिसका नाम था पीएनबी। आज का जो वन ऑफ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। एंड जब यूनाइटेड इंडिया था, जैसे पाकिस्तान, इंडिया एंड सभी हम एक थे, तो उस टाइम इसका पीएनबी का हेडक्वार्टर था लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर पीएनबी का फर्स्टली हेडक्वार्टर था लाहौर के अंदर। एंड इसको बनाया किसने? लाला लाजपत राय। ओके, लाला लाजपत राय जी ने इसकी नींव रखी थी पीएनबी बैंक की। एंड या स्पेशली कब की बात है ये? 1894। तो हम 1770 से लेके 1894 तक आ चुके हैं, जिसमें से हमने देखा कि फर्स्ट बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, सेकंड बैंक था जनरल बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सा था? याद करो याद करो याद करो, कौन सा था फर्स्ट इंडियन बैंक? पीएनबी। क्यों, बीच में से पूछ लिया ना। ओल्ड जॉइंट स्टॉक बैंक, ये कौन सा था? इलाहाबाद बैंक। इनकी डेट्स भी याद रखनी है गाइज, स्पेशली भूल मत जाना। ओके, इसको इंडियन बैंक इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ जो थे वो इंडियन थे। अभी ऊपर यूरोपियन थे, अंग्रेज़ थे, वही बैंक में एज ए एम्प्लॉय काम करते थे, लेकिन पीएनबी फर्स्ट बैंक था जिसने इंडियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट दी थी, आज भी दे रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया, इसका हेडक्वार्टर था लाहौर। एंड इंडिपेंडेंस के बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? दिल्ली। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर्स हमें याद करने होंगे। मैं इसमें स्टैटिक जीके का अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि मैं स्टैटिक कवर करूंगा, सीएम्स, कंट्रीज़, कैपिटल्स,
ऑल नेशनल पार्क्स, जितने भी अपने टॉपिक कवर होते हैं बैंक एग्ज़ाम में, वो सभी मैं कवर करूँगा। एंड इसके बाद हम बात करते हैं, अब बिज़नेस करने, बैंक एक बिज़नेस की तरह होता है। पहले तो बिज़नेस था, क्योंकि ये सब प्राइवेट बैंक है गाइज़, अभी तक कोई गवर्नमेंट बैंक नहीं था। तो अब बिज़नेस आगे बढ़ाना है तो ओवरसीज़ भी जाना पड़ेगा। ओवरसीज़ मतलब फ़ॉरेन, विदेश। ओके, तो फर्स्ट इंडियन बैंक जिसने ओवरसीज़ में ब्रांच करी अपनी, लंदन ही करेंगे, क्योंकि हमारी ऊपर जो राज कर रहे थे वो लंदन से लोग कर रहे थे, और इंडियंस भी बहुत ज़्यादा तादाद में लोग लंदन में बसने लग गए थे, तो वहाँ भी इंडियन बैंक की ज़रूरत पड़ी। तो वहाँ आया बैंक ऑफ इंडिया उभर कर। बैंक ऑफ इंडिया ने 1906 के अंदर लंदन के अंदर ब्रांच खोली, एंड फर्स्ट बैंक बन गया जिसने ओवरसीज़ ब्रांच खोली, बैंक ऑफ इंडिया। ओके, एंड अभी करंट का कर लेते हैं कि लार्जेस्ट बैंक जो ओवरसीज़ ब्रांच खोली है जिसने, वो है एसबीआई। कितनी है ब्रांच, चलो मैं बताता हूँ। एंड सेकंड लार्जेस्ट कौन है, सेकंड लार्जेस्ट है पीओबी, जिसका कि इनॉग्रेशन 2000, ओ मेरे को सॉरी 1908, 2008 कहाँ पढ़ रहा हूँ। इसकी ब्रांचेज है 59, और इसकी आप सोच सकते हो 81 ब्रांचेज है ओवरसीज, यानी फॉरेन में, अलग अलग कंट्रीज़ में। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सम कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लाइक फर्स्ट स्वदेशी बैंक। अब आपका माथा घूमेगा मेरी तरह घुमा, जैसे मेरा घुमा था पहली बार जब ये पढ़ने के बाद। फर्स्ट बैंक इन इंडिया आ गया, फर्स्ट इंडियन बैंक आ गया, फर्स्ट ओवरसीज इंडियन बैंक जिसने ओवरसीज बना। अब ये स्वदेशी बैंक क्या है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक जितने भी हमने बैंक पढ़े थे ना, भले वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो, जनरल बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, पीएनबी, इन सभी के जो मैनेजर्स वगैरह जो इनको मैनेज करते थे वो थे फॉरेनर्स, विदेशी लोग। स्वदेशी बैंक इसीलिए कहा गया इसको, क्योंकि इसको जो मैनेज करने वाला प्लस इसमें जो एम्प्लॉय थे वो सभी कौन थे, इंडियन थे। और ये सबसे पहला से स्वदेशी बैंक बना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, एंड ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी इनोग्रेटेड डेट 1911 में। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इंडियन बैंक था, कौन सा था वो, पीएनबी। थोड़ा कंफ्यूज और कर दूं, थोड़ा सा। फर्स्ट इंडियन बैंक जो कि इंडियंस ने बनाया था वो था अवध कमर्शियल बैंक। अब थोड़ा सा और कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि अवध कमर्शियल बैंक का नाम आपने नहीं सुना होगा। ये बैंक भी इंडियन था, एंड इसका इनॉग्रेशन हुआ था 1881, पीएनबी का हुआ था 1894, इससे भी 13 ईयर पहले। तो इसका नाम क्यों नहीं पड़ा, इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं, अयोध्या। तो इसका नाम इतना क्यों नहीं है कि हमने क्यों नहीं सुना इसका एज ए फर्स्ट इंडियन बैंक, क्योंकि इसको फॉरेनर्स ने, यूरोपियन कंपनी ने कभी ओहदा ही नहीं दिया था बैंक का। हम इंडियंस ने तो ये माना था कि ये बैंक है फर्स्ट इंडियन बैंक, बट अंग्रेज़ों ने कभी इसको अलाउ नहीं किया था कि एज ए बैंक ट्रीट ही नहीं किया था इसको। तो हम पीएनबी को फर्स्ट इंडियन बैंक मानते हैं। ये लिटिल बिट कन्फ्यूज़न था, सॉरी, मुझे भी हुआ था कन्फ्यूज़न, लेकिन अब बिल्कुल सॉर्ट आउट है। आई होप आप सभी का भी सॉर्ट आउट होगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बैंक आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप देखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका नाम तो अभी भी चल रहा है, एंड इसमें इम्पोर्टेंट जैसा क्या है, बाकी सभी बैंक भी है। इसका इनॉग्रेशन भी 1911 में हुआ था, 1919 में हुआ था। तो इसमें स्पेशल इसमें यह है कि इसमें इन भाई साहब ने इनका मुहूर्त किया था, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती थोड़ी। इनॉग्रेशन महात्मा गांधी जी ने किया था इसका, इसलिए इस बैंक का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस बैंक को महात्मा गांधी ने
इनोग्रेट किया। तो 1919 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था जिसको महात्मा गांधी ने इनोग्रेट किया। चलिए आगे चलते हैं। अब तक हो गई हमारी ओवरव्यू या जीके या फर्स्ट एंड लास्ट एंड लार्जेस्ट और फर्स्ट इंडियन बैंक और वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम पढ़ेंगे पूरे सीक्वेंस से। अंग्रेज आए थे 1600 में, उन्होंने कॉलोनी बनाई। कहाँ से आए थे वो? बंगाल से। ये चीज़ कॉमन है, ये याद रखना। जैसे ही अंग्रेज आए, इंडिया में पैसा था। बंगाल, मद्रास और महाराष्ट्र, ये एरियाज ऐसे हैं जो कि कोस्ट लाइन पर पड़ते हैं, ठीक है। ये जो महाराष्ट्र वाला एरिया है, प्लस में जो मद्रास वाला एरिया है, एंड जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, ये सब रिच एरिया थे, क्योंकि यहाँ पे व्यापार होता था पहले से। कमर्शियल एक्टिविटीज़, ट्रेड, यूरोप में जाना, इधर चाइना में जाना, जापान में जाना, इंडोनेशिया में, सभी जगह व्यापार होता था। अंग्रेज आए यहाँ से, वेस्ट बंगाल से, इन्होंने यहाँ पे कॉलोनी बनाई। एंड जैसे कि इनको ज़रूरत पड़ी बैंक्स की, तो इन्होंने फर्स्ट बैंक बनाया, बैंक ऑफ बंगाल। जी हाँ, बे ऑफ बंगाल नहीं है, बैंक ऑफ बंगाल है, बंगाल का बैंक, 1806 में। उसके बाद जैसे जैसे इन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाया आगे, टाइम तो लगा हालांकि, बट इनको राज तो करना था पूरी जगह। तो जैसे जैसे ये राज कर रहे थे, इन्होंने 1840 के अंदर बैंक बनाया, बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसको आज मुंबई कहते हैं। जैसे बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया, कब बनाया? 1840 के अंदर। थोड़ा उसके बाद इन्होंने इधर पता लगा कि यहाँ तो और रिच एरिया है, तो इसके बाद वो यहाँ आए 1843 में। एक्सपेंशन देख रहे हो, 1806 से 1840, यहाँ पर आते आते टाइम लगा। जब अंग्रेज़ों ने एक्सपेंशन किया तो बंगाल से मुंबई जाने में उनको 1806 से वो गए 1840 तक, 34 ईयर्स लग गए। क्यों? क्योंकि इनका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं था। धीरे धीरे इन्होंने कमर्शियल एक्टिविटीज़ की, उसके बाद कॉलोनी बनानी चालू की, उसके बाद यहाँ पे राज किया। अब जैसे यहाँ के राजा महाराजा को मार के या फिर इन्होंने जीत के या फिर कोई भी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी से इन्होंने यहाँ पर राज किया, सिमिलरली उतनी ही रफ्तार से इन्होंने मद्रास की ओर अपना रुख मोड़ लिया। क्योंकि मद्रास बहुत ही स्पाइसी एरिया, यानी यहाँ पर स्पाइसेस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो इनकी स्पाइसेस बहुत ज़्यादा महंगी बिकती थी यूरोप में, तो इनका ध्यान गया इधर। स्पाइसेस यहाँ की भी मशहूर है, बट अपने समझाने के लिए मैं बताता हूँ। तो इन्होंने 3 साल के अंदर अंदर ओनली बैंक ऑफ मद्रास भी बना लिया। चेन्नई को पहले मद्रास बोला जाता था, ठीक है, तो बैंक ऑफ मद्रास बना। 3 बैंक हमने पढ़े, 1806, 1840 एंड 1843। बैंक ऑफ बंगाल, ये बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। उसके बाद जैसे ही अंग्रेज़ों को लगा कि यार यहाँ तो अलग अलग मैनेजमेंट है, सभी एम्प्लॉयज़ अलग है, सभी को सैलरी अलग देनी पड़ती है, सभी के नखरे होते हैं, सभी को छुट्टी भी चाहिए, ये वो, इनका कॉस्ट ज़्यादा लग रही थी एंड रिवेन्यू कम हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों का मर्ज कर दिया, इन तीनों का मर्ज करके एक बैंक बनाया। कौन से को? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को इन्होंने कर दिया मर्ज और एक बैंक बनाया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेम सुनने में रॉयल लग रहा है, बट ये भी इनकी चाल थी कॉस्ट को कम करने के लिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में इन्होंने ये बना दिया। एक्चुअली 1906 से लेके जो सोशल एक्टिविटीज़ थी, नेशनल एक्टिविटीज़ थी, जो इंडियंस अपने फ्रीडम को लेकर जितने ईगर हो गए थे, एजुकेशन में वो आगे हो रहे थे, धीरे धीरे वो नॉलेजेबल हो रहे थे। तो 1921 तक जो बैंक्स थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे, वो ले रहे, डिपॉजिट कर ले रहे थे, एंड
जब रिटर्निंग की बारी आती तो उनको बहुत कम पैसे देना एंड स्कैम्स करने लगे थे कुल मिला के। पैसे से रिलेटेड उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस के साथ खेलने लगे थे। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि स्कैम्स ज़्यादा होने लगे थे। इसकी शिकायत जब इंडियंस ने की लंदन में, तो हर मजेस्टी ने कुछ बंदों को लेकर एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी, और इसको कहा गया रॉयल कमीशन। नाम बहुत रॉयल थे इनके, रॉयल कमीशन। इस कमेटी का टोटल काम ये था कि इंडियंस पीपल के साथ या इंडिया के अंदर फॉरेनर बैंक या प्राइवेट बैंक, जिस भी बैंक के साथ, यानी जिस बैंक से फ्रॉड्स किए जा रहे हैं, स्कैम्स किए जा रहे हैं सिटीजन्स के साथ, तो उनका पर्दाफाश करना, उनका पता लगाना कि क्या स्कैम्स है एंड कैसे हम रिकवर कर सकते हैं, क्या कुछ है, मतलब कुल मिला के बैंकिंग सिस्टम को जानने की इनकी जिम्मेदारी थी। 1921 में इस कमेटी को बनाया गया एंड जैसे कि हर कमेटी टाइम खाती है, पैसा खाती है एंड रिसोर्सेज खाती है चबा चबा कर, उसी तरह इसने भी किया एंड 1926 में जाके इन्होंने फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट में कहा जी हालात तो ख़राब ही है, करना तो कुछ पड़ेगा। इनमें से एक एसीपी था, उसने कहा कुछ तो गड़बड़ है जस्ट जोकिंग। तो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। उसके तुरंत पार्लियामेंट्री टर्म में तुरंत का मतलब होता है कम से कम 8 साल बाद। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या वो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इजीली समझ आ जाए इसलिए थोड़ा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ फनी वे में। तो उन्होंने क्या किया, इन सारी रिपोर्ट्स को स्टडी की और पूरा एक फ़ैसला किया कि आरबीआई एक्ट निकालेंगे हम। आरबीआई एक्ट निकाला 1934 में। अब आरबीआई का मतलब आपको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? नहीं, वो नहीं है, वही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। इसको पास किया गया एंड 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी गॉट आवर सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश्ड। बट आरबीआई के बारे में कुछ स्पेशल बातें बताता हूँ आपको। ये कुछ नहीं है। इनिशियल आरबीआई, जिसकी की कैपिटल, अंदाज़ा मारो आप कितना होगा कैपिटल, जितना आज बैंक को चाहिए एक बैंक बनने के लिए। मतलब किसी के पास अगर पैसे हैं बहुत सारे, यानी कि 1000 करोड़ रुपए हैं, तो वो आज बैंक खोल सकता है। लेकिन आरबीआई जो अपने आप में सभी बैंकों का बैंक है, उसकी कैपिटल थी ओनली 5 करोड़ रुपीज़। यकीन कर रहे हो आप? ओनली 5 करोड़ रुपीज़। इसका हेडक्वार्टर आप सभी को पता है कि बंगाल में होगा, तो ये वहीं था, कलकत्ता। लेकिन 1937, थोड़ा स्लिप हो रही है टंग, 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ कर दिया? मुंबई, महाराष्ट्र। ये फर्स्टली प्राइवेट बैंक था। बात आरबीआई एक कंट्री का एक ऐसा बैंक है, किसी भी कंट्री में ऐसा बैंक नहीं है जिसने कि अदर 2 कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक का भी कारोबार संभाला। कारोबार मतलब एक जिम्मेदारी। म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था, बर्मा का एंड पाकिस्तान का तो आप समझ सकते हो। बर्मा का भी एज ए सेंट्रल बैंक आरबीआई ने वर्क किया था। गुड क्वेश्चन कि कब तक किया था? अप्रैल 1947 तक म्यांमार एंड जून 1948 तक पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक के तौर पे आरबीआई ने वर्क किया था। आरबीआई के बारे में स्टैटिक कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था, सेकंड गवर्नर कौन था, ओबियसली थर्ड गवर्नर नहीं है, थर्ड गवर्नर या फर्स्ट इंडियन गवर्नर, एक ही बात है, ये कंफ्यूज मत होना आप। एंड स्पेशली इनके टाइम पीरियड्स भी इम्पोर्टेंट होंगे, जैसे कि सर ऑसबॉर्न स्मिथ
इनका टाइम पीरियड था 1935 जब ये आरबीआई एक्ट में आया था, आरबीआई अस्तित्व में आया था 1935 से 37। ये भी एक फॉरेनर थे। ओके, उसके बाद सेकंड थे जेम्स टेलर, इनका था 1937 टू 43 टाइम पीरियड, ठीक है। एंड थर्ड थे जो कि इंडियन थे, सीडी देशमुख। इनका नाम आपने सुना होगा, लूसेंट की जीके में ये छाए रहते हैं कि सीडी देशमुख आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। एंड इनका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, 1943 टू 49, आज़ादी से पहले भी आज़ादी के बाद भी LIC। सो तो आई थिंक कि यहाँ तक हमने अच्छा खासा पोर्शन तय कर लिया। ये क्लास 1 थी, ये एंड हुई। ये वीडियो मुझे अंदाज़ा नहीं है कितने मिनट की बनेगी, लेकिन जितनी बनेगी फ्रूटफुल वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, ज़रा सी भी अच्छी लगी है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि अगर मैंने आप कुछ मिस्टेक्स की है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई है मुझसे, तो प्लीज़ यार कमेंट करना। मेरा भी ये फर्स्ट वीडियो एक्सपीरियंस है, लेकिन ये मैं सीरीज़ चलाने वाला हूँ 30 डेज़ टोटल बैंकिंग जीके किल कर देंगे भाई, किल। प्लस में अलग से चलेगी 15 डेज़ स्टैटिक जीके सीरीज़। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करिए अपने जो भी बैंक की तैयारी करें उन भाइयों के साथ, एंड बहनों के साथ भी शेयर कर देना मतलब अपनी सभी दोस्तों, बहनों, भाइयों, रिश्तेदारों, सभी जगह ये वीडियो फैला दो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आप सभी का भाई, मैं आप सभी का पीओ भैया, आने वाले टाइम में कभी पीओ बन के दिखाएंगे। ओके, सो साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।